नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम, इसको शुरू करने का कई एक मकासद है। एक अहम मकसद ये भी है कि आप किसी भी मुल्क के शहरी हों या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रखा गया है कि आपको अपने हुकूक से या लॉज ऑफ द लैंड से वाकिफ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कानून से जुड़ी किताबों में अक्सर हमें दो जुमले पढ़ने को मिलते हैं। एक, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो दूसरा, लॉज हेल्प विजिलेंट एंड नॉट डॉर्मेंट। इसका मतलब यह हुआ निकाल सकते हैं कि कानून गाफिलों की मदद नहीं करता। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुंसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ वकला के साथ साथ काबिल कानूनदाओं को इस प्रोग्राम में पेश करें, ताकि वो अपने इल्म जो कानून से जुड़ा है, अपने तजुर्बात जो कवानीन से जुड़े हैं, उसको आसान जबान में आप तक पहुंचाते हुए आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाए। क्योंकि जो कवानीन हमारे पास बनाए जाते हैं वो अंग्रेजी में अमूमन होते हैं, और बहुत ज्यादा अंग्रेजी पे महारत रखने वाले लोग भी जब इनका मुताला करते हैं तो उनको समझने में तकलीफ या फिर उसको नामुकम्मिल तौर पर वो समझते हैं। और अगर इन कवानीन का सही इंटरप्रिटेशन या इसके सही मतलब निकालना हो, मीनिंग निकालना हो, तो ये लीगल एक्सपर्ट से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम में लीगल एक्सपर्ट्स को हम मदऊ करते हैं, ताकि वो इन कवानीन से जो हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं, चाहे वो आज़ादी के पहले के कवानीन हो या फिर उसके बाद के कवानीन हो, उसमें किस किस्म के राइट्स दिए गए हैं, बआसानी वो लोग आपको इंटरप्रिटेशन करके या फिर उसके मीनिंग बयान करते हैं, और इस वजह से आपको अपने हुकूक हासिल करने में बेनिफिट हासिल हो सकता है। आइए नाजरीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़ाब्ते फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में सरदार हरजीत सिंह एडवोकेट साहब को मदऊ किया है, जो गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई से ज्यादा से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ हैदराबाद के बाजू एक ट्विन सिटी सिकंदराबाद है, वहां पर भी आप अपने प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में सरदार हरजीत सिंह साहब का हम खैर मकदम एक बार फिर से करते हैं। साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। इससे पहले भी आपने हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी कीमती मालूमात से हमें नवाजा। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे ज्यादा से ज्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन हम हासिल करें। जरूर दोस्तों, प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फोन नंबर नजर आ रहे होंगे। सवाल जब भी करें तो मुख्तसर से करें। मस्जिद कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाए तो मैं खुद आपसे पूछ लूंगा, और सवालात को लिख करके रखे, बेहतर होगा। टेलीफोन के टिकट्स भी यही होते हैं ताकि कोई चीज आप भूल ना जाए। दूसरी चीज, जब भी आप मुझसे सेल फोन पर गुफ्तगू करते हैं तो प्लीज खुले में आकर कॉल कीजिएगा। टावर ना मिलने पर आपका कॉल ड्रॉप भी हो सकता है। तीसरा, जब भी मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे टेलीफोन पर ही सुनने की कोशिश करें, टेलीविजन पर ना सुने, डिस्टर्बेंस होता है, इसमें भी आपका कॉल ड्रॉप हो सकता है। उम्मीद कि आज भी इन तीन बातों पर आप अमल करते हुए मेरा भरपूर ताउन करेंगे। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज मैं सबसे पहला सवाल सरदार हरजीत सिंह साहब से ये करना चाहूंगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये कानून कब बनाया गया और इसके क्या मकासद थे, इस पर आप तफसीली रोशनी डालें। जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जो है सो 1973 में बनाया गया है। उससे पहले भी था, लेकिन रिपील करके ये जो अभी नया कोड अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये 1973 का है। CRPC इसलिए है कि तमाम जो क्रिमिनल कानून है, जो कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है, उसका प्रोसीजर जो है सो ये CRPC में दिया गया है। FIR, कंप्लेंट, बेल, नॉन बेल, अपील क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, कोर्ट्स क्या है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है आपको ये CRPC में मिलेगा। जी, तो ये क्रिमिनल की अदालतें जो होती है, क्रिमिनल कोर्ट्स जो होते हैं, वहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जी सर। हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोर्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पर किस किस्म का कानून नाफिज है? सिविल कोर्ट्स में सिविल प्रोसीजर कोड होता है, CPC। ठीक, CPC भी प्रोसीजर कोड है, CRPC भी प्रोसीजर कोड है, लेकिन ये क्रिमिनल है और वो सिविल है। ठीक है। क्रिमिनल की अदालतों को क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड फॉलो करना होता है और सिविल की अदालतों सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो करना होता है। हिंदुस्तान में दो किस्म के कवानीन होते हैं, एक को कहते हैं हम सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे होते हैं प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज बताए जाते हैं, वेराज ये लायबिलिटीज और राइट्स आपके वायलेट हों या फिर आप
کے اوپر جو لائبلٹیز ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. ان چیزوں میں کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر اس پروسیجر کے تحت آپ کو اپنے رائٹس واپس دلوائے جاتے ہیں یا آپ کی جو لائبلٹیز ہوتے ہیں وہ آپ کو پوری کرنے ہوتی ہیں. کرمنل پروسیجر کوڈ کرمنل کوڈز پر نافذ ہوتا ہے. اگر کرمنل پروسیجر کوڈ کا مطالعہ کریں تو کچھ مخصوص ڈیفینیشنز ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں اور جنرلی سننے میں بھی آتا ہے. میں ان ڈیفینیشنز پر چلا جاؤں گا, اس کے بعد پھر مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلی چیز, ہم اکثر جب کبھی کسی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ یہ دفعہ کاگنیزیبل تھی یا نان کاگنیزیبل تھی. میں سنگھ صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ کاگنیزیبل آفینسز کس کو کہتے ہیں اور نان کاگنیزیبل آفینسز. جی, کاگنیزیبل آفینسز وہ ہوتے ہیں جو کہ کافی سیریس ہوتے ہیں, سنگین آفینس, جیسے کہ مرڈر ہو گیا, ریپ ہو گیا, جیسے ٹیزنگ ہوا, آؤٹریجنگ ماڈسٹی ہے. جو بھی جو سیریس جو پبلک نیچر ہوتے ہیں وہ کاگنیزیبل آفینسز ہے, جس میں کہ ڈائریکٹ جو ہے ایف آئی آر ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن ہوتا ہے پولیس دوارا. نان کاگنیزیبل وہ ہوتے ہیں کہ جو جیسے کہ جنرلی پرائیویٹ نیچر کے دو انڈیویجل کے بیچ میں جو ہوتے ہیں وہ نان کاگنیزیبل, تھوڑا سول بھی نیچر ہوتا ہے, اس لیے وہ نان کاگنیزیبل میں پرمیشن کے بعد ہی ایف آئی آر اور انویسٹیگیشن ہوتا ہے. دونوں کے بیچ میں اتنا ہی فرق ہے کہ اس میں ڈائریکٹ انویسٹیگیشن ہوتا ہے کاگنیزیبل میں, اور نان کاگنیزیبل میں جو ہے وتھ پرمیشن ہی ایف آئی آر اور انویسٹیگیشن ہوتا ہے. جی, پولیس جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو کاگنیزیبل آفینسز میں وہ خود سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے یا کورٹ وغیرہ سے پرمیشن اس کو لینا؟ نہیں, کاگنیزیبل آفینسز میں پرمیشن کی آوشکتا نہیں ہے, سیدھے ہی ایف آئی آر ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن ہوتا ہے. آوشکتا ہوئی تو اریسٹ بھی ہو سکتا ہے, جس میں کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. نان کاگنیزیبل میں کیونکہ جو بہت مائنر آفینسز ہوتے ہیں, جیسے کہ ٹریسپاس ہو گیا, دو نیبرز کے بیچ میں ہے, چھوٹا مائنر آفینس ہے, اس میں جو ہے وہ نان کاگنیزیبل ہوتا ہے. مجسٹریٹ کا پرمیشن لینے کے بعد ہی ایف آئی آر ہوتا ہے. اس سے پہلے صرف وہ ایک انٹری کر کے رکھتے ہیں, پرمیشن لے کے پھر انویسٹیگیشن ایف آئی آر سارے کام ہوتا ہے. جی, سنگھ صاحب یہ بتاتے چلیں کہ جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے کوئی بھی معاملے میں, اس کو کاگنیزیبل ہی لے لیجیے گا, تو سرکل انسپیکٹرز ہوتے ہیں اور سب انسپیکٹرز جنرلی اسٹیشن ہاؤس میں ہوتے ہیں. جی سر. تو ان کو کسی کی پرمیشن یا ہائر اتھارٹیز کی پرمیشن لینی پڑتی ہے انویسٹیگیشن کے دوران, یا خود سب انسپیکٹر کی ڈیزگنیشن والے بھی انویسٹیگیشن خود سے کر سکتے ہیں؟ نہیں, انہیں کسی سینئر کی پرمیشن لینے کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے, وہ خود انڈیپینڈنٹلی کرنا بنا کسی اوپر کے دباؤ کے, کیونکہ وہ خود ایک اسٹیٹوٹری آفیسر ہے, ایس ایچ او ہے, اسٹیٹوٹری آفیسر ہے, اسے کسی کی پرمیشن کی آوشکتا نہیں ہے. ہاں, اوپر کے آفیسرز جو ہوتے ہیں, ایس پی ہے یا ڈی ایس پی ہے, اسسٹنٹ ایس پی یا کمشنر, یہ سپروائزری پوسٹ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو وہ دخل دے سکتے ہیں. اس کے بنا ان کو جو ہے ان سے پرمیشن لینے کی کوئی آوشکتا نہیں, وہ ڈائریکٹ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. کچھ جو اسپیشل لاس ہے, جیسے کہ ایس سی ایس ٹی لا ہوا, ایس سی ایس ٹی لا میں جو ہے یہ سینئر آفیسرز جو ہے ایک آفیسر کو اپوائنٹ کرتے ہیں, تبھی جو ہے انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے. بنا سینکشن کے, بنا اتھارٹی کے لوور آفیسرز نہیں کرتے. ورنہ آئی پی سی جو ہے, جو جنرل لا ہے, پینل لا, اس میں جو ہے سیدھے انویسٹیگیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایس ایچ او کی جو رینک کا آفیسر ہوتا ہے, اس کو اس کے ہائر اتھارٹیز سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود سے سٹارٹ کر سکتا ہے. اور اگر کچھ اپنے پاورز کا الٹرا وائرس وہ یوز کرتا ہے تو ان حالات میں پھر ہائر آفیشلز دخل دے سکتے ہیں. دوستو, اسی طریقے سے سمن کیس اور وارنٹ کیس کا بھی ہمیں لفظ پڑھنے کو ملتے ہیں. میں سردار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر بھی آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ سمن کیسز اور وارنٹ کیسز کس کو کہتے ہیں, کیا فرق ہوتا ہے؟ جی, سمن کیسز وہ ہوتے ہیں جو کہ 2 سال سے کم سزا کے ہوتے ہیں, جیسے کہ این آئی ایکٹ ہے, نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ, چیک ڈیزونر کیسز ہے, یا پھر کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا پھر کوئی جھگڑا ہوا, ایسا جو چھوٹے ہوتے ہیں جو 2 سال کے اندر اوفینسز ہوتے ہیں سزا کے, وہ سمنس کیسز میں آتے. جو 2 سال سے اوپر ہو کے اپ ٹو لائف امپریزنمنٹ ایسا جاتا ہے, وہ جو ہے وارنٹ کیس ہوتے ہیں, سیشنز کیس ہوتے ہیں. مین اس میں ڈفرنس یہی ہے کہ جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے سمنس میں کم ہوتا ہے اور پروسیجر سمپل ہوتا ہے سمنس کیس میں, جو کہ ایک مجسٹریٹ کر سکتا ہے. وارنٹ کیس میں جو ہے جو رینک زیادہ ہوتا ہے جج کا, جیسے کہ اسسٹنٹ سیشن جج ہوئے یا پھر سیشن جج ہوئے, اس میں بھی مان لیجیے جو سیریس نیچر کے کرائم جو 2 سال سے زیادہ سزا کے ہوتے, جیسے چیٹنگ کیس ہو گیا, فارجری ہو گیا, یا پھر آپ سمجھیے کوئی دوسرے ایکسٹورشن کیس ہے, ایسے سیریس اوفینسز جو ہے وارنٹ کیسز میں آتے, اور سیریس اوفینسز 7 ایئرس کے اوپر آتے ہیں, وہ سیشنز کیس میں آتے. ٹھیک ہے. سمن
یہ بتاتے چلیں کہ جو بھی آفینس اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر آفینس کے بعد کیا پولیس ہر شخص کو پکڑنا یا اس کے اوپر وارنٹ نکالنا ضروری ہے یا صرف سمن کے دوارا بھی اس کو کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے؟ جی ابھی سی آر پی سی میں دیکھیے پچھلے 2013 میں ایک امینڈمنٹ آیا سی آر پی سی 41 امینڈمنٹ. اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو 7 ایئرس سے کم اوفینسز ہے 7 ایئرس سے کم سزا کے اوفینسز ہوئے اس میں جو ہے سو سیدھے اریسٹ مت کرے. اگر زیادہ ضروری ہوا تبھی اریسٹ کرے کہ جیسے کہ آدمی جو ہے ابسکانڈ ہو سکتا ہے وٹنس سے ٹیمپر کر رہا ہے تبھی ایسا ہی ہوا تو اریسٹ کرے. جیسے 498 کیس ہوا پہلے کیا ہو رہا تھا کہ افینس رجسٹر ہوا سیدھے اریسٹ کر رہے تھے. ابھی جو ہے پولیس کے پاس یہ پاورز ابھی نہیں ہے. اگر وہ اریسٹ کرے بھی تو انہیں یہ کارن بتانا پڑے گا کہ کیوں اریسٹ کرے کہ یہ 9 کارن ہے 41 میں کہ ان میں سے یہ جو ہے وائلیٹ ہو سکتا ہے کہ یہ گنجائش ہے کہ یہ ہم سے کوآپریٹ نہیں کر رہا یا پھر ہم کو ہمارے پاس آ نہیں رہا انویسٹیگیشن میں یا پھر وٹنس کو ڈرا رہے ہیں یا کہ پھر یہ ہیبیچوئل اوفینڈر ہے. ایسا کوئی اسپیسیفک ان کے اوپر ایلیگیشن ہے تو وہ مینشن کر کے ہی اریسٹ کر سکتے ہیں ورنہ اریسٹ نہیں کرنا 7 ایئرس سے کم کے. جی سیکشن 41 کا جو آپ نے حوالہ دیا کرمنل پروسیجر کوڈ کا اس سیکشن تو جب سے قانون بنا ہے تب سے ہمارے پاس ہے لیکن کیوں اب اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ نہیں سیکشن 41 ہے لیکن اس میں جو ہے یہ جو 9 جو گراؤنڈس لگائے گئے ہیں یہ حال ہی میں لگائے گئے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کئی کیسز میں کہا ہے کہ جس میں اریسٹ کی آوشکتا ہی نہیں ہے. خواہ جو ہے شہریوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں 498 کیسز ہوئے کچھ 420 کیسز جو بزنس ٹرانزیکشن ہوتے ہیں سول نیچر ہوتے ہیں اس میں بھی اریسٹ ہو رہا ہے. تو ایسا سبھی کو اریسٹ کرنے سے جو ہے ان کے ریپوٹیشن ہے ان کا جو سماج میں جو ان کا نام ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور جو ہے جس میں ضرورت نہیں ہے اس میں بھی اریسٹ کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دیا بعد میں سرکار نے جو ہے یہ ایک امینڈمنٹ کے تھرو 41 میں چینجز کرے. ابھی یہ 41 سیکشن 41 کو جو ہے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ بنا کارن کے بنا سیٹسفیکٹری وہ بھی میجسٹریٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ جی ہاں یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہے اس میں ان کی ریمانڈ آوشکتا ہے اریسٹ ضروری ہے تبھی ریمانڈ ہو. ٹھیک اسی لیے سیکشن 41 سی آر پی سی کے تحت اب پولیس ڈپارٹمنٹ یا پولیس آفیسرز ڈائریکٹ لوگوں کو اریسٹ نہیں کرنا ہے. کچھ وجوہات وہاں پر بتائے گئے ہیں اگر وہ وجوہات وائلیٹ ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر ان کو اریسٹ کرنے کا یہ سپریم کورٹ کا بھی ڈائریکشن تھا اور ہماری گورنمنٹ نے 41 سیکشن میں کافی کچھ امینڈمنٹس لاتے ہوئے ان چیزوں کو بتایا گیا. میرا سوال ارجیت سنگھ صاحب سے یہ ہوگا کہ جو سیکشن 41 ہے مان لیجیے کوئی ایک چور ہے وہ چوری کرتا ہے تو ان حالات میں بھی کیا پولیس اس کو نوٹس دے گی یا پھر کیا کرے گی اس کو کیا ڈائریکٹ نہیں پکڑ سکے گی؟ نہیں 41 جو ہے یہ جو ہے ہیبیچوئل اوفینڈرس کو نہیں ہے. جو پیشے ور جو مجرم ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہے جیسے کہ چوری ہوا یا پھر کوئی فراڈ کرنا ہوا یا دنگا فساد ہوا اس میں ہیبیچوئل اوفینڈرس کے لیے 41 اپلائی نہیں ہوتا ہے. 41 کس کے لیے ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم اوفینڈرس ہے. فرسٹ ٹائم جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوا پریما فیسی کوئی کیس جو ہے کوآپریٹ کر رہے ہیں پولیس جیسے کہ 41 ہے 41A ہے 41A میں جو ہے نوٹس دیتے ہیں نوٹس آف اپیئرنس کس کو اکیوز کو کہ دیکھیے آپ کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوا ہے یہ سیکشنز میں آپ ہمارے سامنے حاضر ہوئیے. اکیوز جا کے ان کے ساتھ سامنے حاضر ہوتا ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے نوٹس کے بعد میں نوٹس آف اپیئرنس کے بعد تو اسے اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے جیسے کہا تھیفٹ کیس ہے چوری کے اس میں جو ہے جنرلی جو ہے ہیبیچوئل اوفینڈرس ہوتے ہیں یا پھر کہیے کہ ہیبیچوئل نہیں بھی ہو تو ایک بار اوفینس کرنے کے بعد میں اگر چھوڑے تو پھر انہیں لگے کہ دوسری بار یہ پھر کرے گا جی تو وہ گراؤنڈ ریمانڈ رپورٹ میں لکھ کے پولیس والے مجسٹریٹس کا ہم پروڈیوس کرتے ہیں. مجسٹریٹس ریمانڈ ایکسپٹ بھی کر رہے کیونکہ جو ہے پراپرٹی اوفینس جیسے تھیفٹ ہے ایکسٹارشن ہوا یہ سیریس اوفینسز ہے یہ پبلک لا اینڈ آرڈر کے ساتھ سمبندھت ہے. اسی لیے جو ہے اس میں اریسٹ ہوتا ہے ریمانڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ ویلڈ گراؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ انہیں چھوڑ دیے تو پھر باہر جا کے کرنے کی گنجائش ہے. جی دوستو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ پر. اس عنوان سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی سوالات ہوں تو ضرور آپ جلد سے جلد ہمیں کال کیجیے گا. اس کے علاوہ کسی بھی کرمنل کیسز سے متعلق آپ کوئی چیز جاننا چاہتے ہوں تو اس پروگرام میں آپ ضرور کال کریں. امید کرتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو فون نمبرات نظر آ رہے ہوں گے. اس
प्रोग्राम का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं। हमारे लीगल एक्सपर्ट से जो भी ओपिनियन हासिल करना चाहते हैं, आप ज़रूर जल्द से जल्द कॉल कर सकते हैं। 5 से 6 के दरमियान ये प्रोग्राम रात टेलीकास्ट किया जा रहा है आपके सामने। दोस्तों, इसके अलावा हम सुनते हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसका भी मैं फ़र्क आप सबको आप सब तमाम की तरफ से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सिंह साहब इस पर भी रोशनी डालें। जी, बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें जो है अरेस्ट के बाद में बेल दी जा सकती है, या तो पुलिस ऑफिसर खुद दे सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब उन्हें जो है श्योरिटी लेके बेल दे देते हैं। नॉन बेलेबल केसेस वो होते हैं जो कि थोड़े सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें बेल डायरेक्टली नहीं दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जब उन्हें रिमांड किया जाता है तभी उन्हें बेल मिलती है। इसमें जो है बेल जो है एज ए मैटर ऑफ राइट है बेलेबल ऑफेंसेस में। जी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्योंकि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होने के बाद में ही उन्हें जो है बेल दिया जाता है। जी, तो नॉन बेलेबल में जो एक शख्स गिरफ्तार होता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पिटीशन डालकर ही मजिस्ट्रेट से बेल लेनी होती है। यस, मजिस्ट्रेट से बेल लेनी होती है। मजिस्ट्रेट साहब जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन कितना हुआ, कितने विटनेसेस एग्जामिन हुए, जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन क्या चाहते हैं, ठीक, उनका ऑब्जेक्शंस क्या है, सुनने के बाद ही वो कंडीशनल बेल देते हैं। ठीक है। एक कॉलर को मैं शामिल करता हूं, देखते हैं कौन सा वे क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम इरफान है। जी इरफान साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं इरफान पूना से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। हाँ जी, मुझे पूछना था जी कि 498 केस में क्या होता है? जी, कुछ मखसूस सवाल है इसके मुतालिक या सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे पूछना था 498 के बारे में। अगर मेरी वाइफ मेरे नाम पे केस करती है 498 गलत, जी, तो मुझसे क्या कार्रवाई होगी? ठीक, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वेलेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के बारे में हम जान रहे थे सिंह साहब से। उन्होंने बेहतर अंदाज में बताया कि वेलेबल ऑफेंसेस में जनरली बेल आसानी से मिल जाती है, कभी पुलिस ऑफिसर्स भी बेल दे देते हैं। और नॉन वेलेबल का ये मतलब नहीं होता है कि बेल हो ही ना, लेकिन इन हाल नॉन वेलेबल ऑफेंसेस में आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, बेल पिटीशन आपके वकील साहब दायर करते हैं, फिर उसके बाद तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे आपको बेल ग्रांट हो सकती है। इरफान साहब ने हमें पुणे से कॉल किया था। सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड का सेक्शन है, बच्चे की जबान पर ही इसका चढ़ा हुआ है। यह 498A डाउरी केस इसको कहा जाता है। हालांकि ये डाउरी केस नहीं है, इसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट अलग है। डाउरी को वन ऑफ दी ग्राउंड ऑफ हैरासमेंट कहा गया है, तो 498A हैरासमेंट से रिलेटेड सेक्शन है। अगर किसी की वाइफ 498A केस फाइल करती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर पुलिस या अदालतें इख्तियार करती है, ये जानना चाहते हैं इरफान साहब। मैं दरख्वास्त करता हूँ हरजीत सिंह साहब से कि इस पर रोशनी डालें। जी, 498A केस की ये जो है नॉन बेलेबल केस है, लेकिन एफआईआर होने के बाद में, एफआईआर देखने के बाद में ये ओपिनियन दिया जा सकता है कि इसमें एंड नहीं। जैसे कि साहब ने अभी पूछा कि ये क्या होता है, ये जो है नॉन बेलेबल केस है जनरली, लेकिन 498 केसेस में जो है ये अगर वाइफ किसी शोहर के खिलाफ ये मुकदमा डालती है तो वो फौरन गिरफ्तार हो जाएगा? नहीं जी, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से डायरेक्ट रिमांड नहीं लेना, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल ऑफेंस है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का जो नाजुक रिश्ता होता है, इसलिए जो है डायरेक्ट रिमांड नहीं लेना। ग्राउंड बताना होता है, शादी होके कितने साल हुए, क्या कारण है, असल में एफआईआर में क्या एलिगेशन है, सेक्शंस क्या है, अक्यूज कौन है। इसमें जो है ये चाहे तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एफआईआर हुआ तो एंटिसिपेटरी बेल डाल सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास है कि हाईकोर्ट में जाके 482 में क्वाश पिटीशन डाले। जो बहरहाल 498 में अब थोड़ी सी लीनियंसी लाई गई है कि ऑन द स्पॉट गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले काउंसलिंग का भी वहाँ पे मौका दिया जा रहा है पुलिस स्टेशन। अभी जो है जनरली 498 है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका अब्यूज हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो है इसमें क्या है कि काउंसलिंग करे, देखे कि क्या कारण है। अगर काउंसलिंग में हल होता है तो ठीक है, अगर हल नहीं हुआ तो भी अभी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 41 है अमेंडमेंट जो आया है,
41 CRPC अमेंडमेंट जो है सो ये 498A को भी अप्लाई होता है, स्पेशली इसको ही अप्लाई होता है कि जो है सो बिना कारण के वो रिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का है, एक बार रिमांड हो जाते हैं तो रिश्ता जो है सो हमेशा के लिए डैमेज होता है। रिमांड नहीं करते, रिमांड करे तो भी उन्हें वजह बतानी होगी कि क्यों करते, क्यों चाह रहे। अगर रिमांड ले गए भी तो अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो वहां का वहीं बॉन्ड पे भी छोड़ देते या फिर बेल पे भी छोड़ देते, ऐसा भी हो रहा है। ठीक दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर। इस उन्वान से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवालात हो तो जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जो खवातीन हजरात हमसे अभी जुड़े हैं वो अपने सवालात तैयार रखें, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अक़लियती उमूर का जिसे वजीर बनाया वो कहते कि मुसलमान अक़लियत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमान अक़लियत है। फिर अक़लियती उमूर के वजीर इस तरह का बयान क्यों देते हैं? उनका कहने का मकसद अलग है। आपकी पार्टी में भी कई लालची थे, इसका मतलब लालची दुनिया में कहाँ नहीं होते हैं भाई। प्रोपेगेंडा मिशनरी था वो बड़ा स्ट्रांग और उसने दिल को ताड़ बनाया। ऊपर से लेके नीचे तक डिवीजन हो चुका है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ गुस्सा और नफरत चारों तरफ फैला हुआ है। उर्दू को आज भी बहुत ही प्यार से देखा जाता है, उर्दू से लोग मोहब्बत करते हैं, उर्दू के लोग आज भी एहतराम करते हैं। कौन गैर मुस्लिम ऐसा है जो इसका उसे छोड़ के, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जो उन इदारों को छोड़ के अपने पाठशालाओं में भेजता हो लोगों? जब भी मेरा मुकाबला हुआ है मैंने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे अनासिर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ना आ पाएं जो इसको सियासी अड्डा बनाने की कोशिश करें। तो उनका जो भी एजेंडा है वो स्कूलों के निज़ाम में उर्दू तालीम की शमूलियत का है। सियासी कायद, मजहबी पेशवा या हो अदीबो दानिश्वर, सभी का होगा सवालात से मुहासरा। खास मुलाकात में देखिए हमारे साथ खास मुलाकात हर इतवार रात 9:30 बजे और जुमा दोपहर 2 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेजबान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में सरदार हरजीत सिंह साहब मौजूद हैं, जो आपके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं और जो मैं सवाल कर रहा हूं उस पर भी आप तफसीली रोशनी डाल रहे हैं। मेरा अगला सवाल सिंह साहब से ये होगा कि हम जब कभी क्रिमिनल कोर्ट्स में दाखिल होते हैं तो अदालत तो एक होती है, लेकिन उसमें कोर्ट हॉल कई हमको नजर आते हैं। ये कोर्ट हॉल अलग अलग क्यों होते हैं? मैं साहब से दरखास्त करूंगा इस पर आप रोशनी डालें। जी देखिए, जो है सो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो है सो फर्स्ट जो है सो JFCM होते हैं, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स, वो फर्स्ट है। सबसे नीचे जो है सो सारी कार्रवाई JFCM रैंक पे होती है। बेल हुई, रिमांड हुई, FIR का जो कॉपीज आना है, कंप्लेंट्स है, सारे यहीं फाइल होते हैं। उसके ऊपर जो है सो जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स या चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं, एडिशनल सेशंस जज होते हैं या फिर सेशंस जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए JFCM होता है, उसके बाद में असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, फिर सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। ये इसलिए होते हैं क्योंकि सजा के हिसाब से कोर्ट होता है। जैसे कि JFCM है, सबसे नीचे का कोर्ट है, 3 साल तक सजा के जो है केसेस JFCM कोर्ट्स में होते हैं। असिस्टेंट सेशन जज है, वहां 7 साल तक जो सजा होती है वो केसेस असिस्टेंट सेशन जज के पास होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनके पास जो है अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास जो है अपील्स भी जाते हैं। जो नीचे सजा हुई वो अपील्स जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं, रिविजन्स होते हैं, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास होते हैं। तो ये हम मान कर चल सकते हैं कि जो केसेस ज्यादा हो जाते हैं उसको डिवाइड करने के लिए अदालतें बनाई जाती है। जी सर। तो जितना पनिशमेंट है उस हिसाब से अलग अलग अदालतों में ये अपीयर या ट्रायल चलता है। जी।
उसी तरीके से पुलिस स्टेशन का भी ज्यूरिसडिक्शन यही अदालतों को दिया जाता है क्या? एक ही कॉमन अदालत होती है या अलग अलग अदालतों का अलग अलग पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन दिया जाता है? नहीं, अब समझिए एक जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स है, उनको जो है 5 या 10 पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन होता है। ये जो है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस करके ये ज्यूरिसडिक्शन देते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे तेलंगाना में, आंध्र में जो है मंडल है, कहीं दूसरे स्टेट्स में ब्लॉक लेवल होता है, तो डिस्ट्रिक्ट को जो है रेवेन्यू डिविजन्स में, ब्लॉक डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये कोर्ट्स को भी ज्यूरिसडिक्शन उसी हिसाब से दिया जाता है कि इतने पुलिस स्टेशन आपके ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे, वो हिसाब से ही वो कार्रवाई होती है। जी, तो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में अगर कोई क्राइम होता है तो वो पर्टिकुलर अदालत में उसकी सुनवाई और बेल वगैरह की कार्रवाई होगी। जी, तमाम पुलिस स्टेशन के लिए एक अदालत नहीं होती? नहीं, तमाम पुलिस स्टेशन के लिए एक अदालत नहीं होती जी। पूरे डिस्ट्रिक्ट का ज्यूरिसडिक्शन जैसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी है तो उसका जुडिशियल अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, लेकिन जैसे कि एफआईआर है, रिमांड है, उसके लिए जो है अलग अलग मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जैसे कि अब गांव के भाषा में कहेंगे तो हम मुंसिफ मजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स है, वो होते हैं कि 5 पुलिस स्टेशन, 10 पुलिस स्टेशन या किसी जगह 20 पुलिस स्टेशन को भी एक मजिस्ट्रेट होता है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही सुनवाई करते हैं। जहाँ पर रूरल एरियाज है वहाँ पर देखा जाता है कि एक ही अदालत में क्रिमिनल और सिविल दोनों वो देखते हैं। जी सर, जो जेएफसीएम कहते हैं वहाँ पे जो है जूनियर सिविल जज भी कहते हैं, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कम जुडिशियल जूनियर सिविल जज। जूनियर सिविल जज जो है सिविल केसेस देखते हैं, जो जेएफसीएम जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहते हैं वो क्रिमिनल केसेस देखते हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉमन कोर्ट होता है कि हफ्ते के आधे दिन जो है सिविल केसेस चलते, हफ्ते के आधे दिन क्रिमिनल केसेस चलते, या फिर सवेरे सिविल ले लिया, शाम में क्रिमिनल ले लिया, ऐसा होता है। जी जी, तो बहरहाल एक ही जज साहब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में वैसे देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में थोड़ा अलग होता है। ठीक, ये इस किस्म से अदालतों का डिवीजन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो केसेस फाइल होते हैं उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और ट्रायल में ज्यादा लंबा अरसा ना लगे। बावजूद उसके बहुत सारा वक्त लग जाता है। हिंदुस्तान की अदालतों की यह खासियत है कि बहुत सारा वक्त लग जाता है। वक्त के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम सवाल सिंह साहब से करना चाहूंगा कि पुलिस जब किसी शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसको पुलिस रिमांड में वो लेना चाहती है। इस टॉपिक पर हमने पहले भी गुफ्तगू की थी, लेकिन जो नाजरीन हमसे आज जुड़े हैं उनके लिए फिर एक बार मैं सवाल कर लेता हूं कि पुलिस रिमांड क्या होता है। मैं सिंह साहब से दरख्वास्त करता हूं इस पर रोशनी डालें। एक अक्यूज को जो अरेस्ट किया जाता है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद में पुलिस जो है एक एप्लीकेशन देती है कि हमारी तहकीकात पूरी नहीं हुई, हमें तहकीकात के लिए ये जो अरेस्ट के आदमी है इसे हमें इतने दिन के लिए पुलिस रिमांड दीजिए। वो पुलिस रिमांड का एप्लीकेशन लेने के बाद में जो अक्यूज के वकील है, अक्यूज को सुनने के बाद में, वकील को उनके सुनने के बाद में कि कितने दिन की पुलिस रिमांड की जरूरत है, वो सुनने के बाद में उसके ऊपर जो है कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि 2 दिन 4 दिन, जनरली 2-4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं देते हैं। उसके बाद में अगर आवश्यकता हुई तो फिर और एक्सटेंड हो सकता है पुलिस रिमांड। मैक्सिमम पुलिस रिमांड कितना होता है? मैक्सिमम पुलिस रिमांड 15 डेज ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। फर्स्ट 15 डेज में ही उन्हें एप्लीकेशन डालना है और मैक्सिमम 15 दिन से ज्यादा रिमांड देते ही नहीं। पुलिस रिमांड में क्या जब उसको इंटेरोगेट किया जाता है तो मारा पीटा भी जाता है? नहीं, ये जो है पहले शायद ऐसा होता शायद, लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि अभी लीगल अवेयरनेस काफी आया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, जुडिशरी भी बहुत एक्टिव है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सोसाइटी में आ गया है, डेमोक्रेसी भी पहले जैसा नहीं है, अभी स्ट्रांग है। तो अभी नहीं है, अभी तो यहाँ तक की है कि हर 24 आवर्स को जो है जो पुलिस रिमांड में बंदा है उसका जो है मेडिकल चेकअप कराना होता है और जो है दिन के समय ही जी उसके साथ पूछताछ करनी होती है। किसी भी तरह का 3rd डिग्री यूज नहीं करना और लीगल जो काउंसिल होते हैं उनके एडवोकेट वकील उनको भी मिलने देना, ये डायरेक्शंस के साथ ही रिमांड दी जा रही है। अभी जी पुलिस रिमांड देते हैं इस वक्त ये सारे डायरेक्शंस पुलिस को दिए जाते हैं कि आप वकील से मिलने देना है, दिन के समय करना है, उनके जो सेहत का ख्याल रखना है और रिमांड होने के बाद में मेडिकल चेकअप करा के प्रोड्यूस करना मजिस्ट्रेट के सामने जी कि इनको कुछ इंजुरीज है या क्या हालत है। ठीक, कोई कॉलर हो तो शामिल कर लें। हेलो, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई है। दोस्तों, पुलिस रिमांड के मुतालिक बता रहे थे सिंह साहब, अक्सर लोगों को ये
सवाल रहता है कि जब पुलिस स्टेशन हम जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस जो होती है वो बात कम और हाथ ज्यादा इस्तेमाल करती है। बाज़ औक़ात एक दो थप्पड़ भी लगा देती है, बाज़ औक़ात ढकलम ढकली भी कर देती है। ये क्या पुलिस कर सकती है या किस हद तक कर सकती है? मैं सिंह साहब से जानना चाहूंगा कि ऐसा जो उमूमन बना हुआ है मिजाज एक पुलिस डिपार्टमेंट में, एक आध थप्पड़ रसीद कर देते हैं, तो क्या इसकी भी हम मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाए उसके बता सकते हैं? जी, कभी भी जो अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, मजिस्ट्रेट की ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आपको केस पेपर्स दिए गए हैं क्या, नहीं, पुलिस ने आपके साथ कोई बदसलूकी की क्या, आपको अच्छी तरह से देखा क्या, आपको खाना दिया क्या, आपको कुछ दवाई चाहिए उसका इंतजाम किया क्या, नहीं, ये क्वेश्चंस मजिस्ट्रेट को पूछने होते हैं। ज्यादातर ये मजिस्ट्रेट ये क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कोई शिकायत हो अक्यूज को, जो बंदा जो मुजरिम होता है, तो वो ये बात कह सकता है कि जी साहब मेरे साथ ये हुआ, ये बदसलूकी हुई, वो कह सकता है। उसका जो है वो नोट केस फाइल पे, डॉकेट पे मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। जी, तो क्या जनरली पुलिस के अगेंस्ट भी कार्रवाई होती है इन केसेस में अगर मारा पीटा जाए? यस, क्योंकि डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। जी, जो भी कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। अगर उससे ज्यादा चाहे तो फिर वो जिस बंदे को ये कंप्लेंट है वो कंप्लेंट डाले, क्योंकि जो है सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहिए, आईपीसी कहिए, कहीं भी जो है सो कॉर्पोरल पनिशमेंट जैसे कि मारपीट ऐसा कहीं भी नहीं है, हमारे पास इंडियन कानून में नहीं है। ठीक, सिर्फ जो है जेल इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन मारपीट करना ऐसा करने का कहीं भी वो पावर्स उनके पास नहीं है। जी, जनरली लोग मार खा के बर्दाश्त कर लेते हैं। आप क्या ओपिनियन देंगे, क्या इनको पुलिस के अगेंस्ट में कार्रवाई करना चाहिए या उनके खिलाफ दरखास्त देना चाहिए अगर उनके साथ बदसलूकी की जाए, गाली गलौज किया जाए या फिर उनको मारा पीटा जाए पुलिस स्टेशन में? जी, हो सकता है ऐसी, वो तो उनके ऊपर कंप्लेंट क्या है। बदसलूकी एक है और मारपीट अलग है। बदसलूकी तो गाली गलौज करे वो भाई अलग बात है, मगर ज्यादा हद से ज्यादा अगर मारपीट हुई तो अब उनके सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, हर स्टेट में है, हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जी, ये काम कर सकते हैं आप। ठीक है, एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा क्या जानना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम बताइए प्लीज। जी, मोहम्मद नईम बोल रहे हैं पटना से, बहुत पुराने हम आपके लिए हैं। जी जी, फरमाइए, कैसे हैं आप? हाँ, अच्छा, हमको ये बताइए तो जैसे पासपोर्ट वगैरह जो लोग बनाते हैं, या हम तो विभाग में चूंकि है, पुलिस में चूंकि हम तो एनओसी लेके बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन बहुत लोग देखते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, जब थाना में जब आता है तो उस पर बहुत सारे देखते हैं सिपाही या दरोगा लिख देते हैं उनके कि ये आदमी है ही नहीं है, और वो जबकि ऑलरेडी उनका मौजूद रहते हैं, सारा चीज है, बाद में उनको एसपी को लिखना पड़ता है, पासपोर्ट को लिखना पड़ता है कि हम पटना में है, हमारा जो है पुलिस जो है हमारे इसमें लिख दिया कि हम नहीं है, कुछ पैसा वगैरह का मामला रहता है, इससे क्यों होता है ये हम जानना चाह रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, देखते हैं कौन सा भी क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शब्बीर है सर। जी शब्बीर साहब, फरमाइए। साहब ऐसा अपना दामाद दूसरी शादी कर लिया साहब, अपने नहीं मालूम है ऐसा। ठीक है। और पकड़ के अपन कंप्लेंट करे साहब, वो दूसरी जोर को भी एक बेटी पैदा हुई साहब, वो मालूम ही नहीं। ठीक है। तो कंप्लेंट करने पर ऐसा एक महीना 3000 रुपये देता हूँ ऐसा बोल के कबूल लिया 10 आदमी में लेकर आया था 10 आदमी को। ठीक है। फिर उसके बाद 3 महीने हो गया था, अभी तक पैसे देने में नहीं है, तो केस करे तो कैसा रहता साहब? दामाद साहब सरकारी नौकर है या प्राइवेट मुलाजिम? नहीं, प्राइवेट है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हाँ सर। मोहम्मद नईम साहब ने पटना से कॉल किया था। पासपोर्ट के लिए जो एनओसी दिया जाता है, पुलिस इंक्वायरी होती है, इसके मुतालिक जानना चाहते हैं। मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि अनकरीब हम पासपोर्ट एक्ट पर तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। पासपोर्ट अगर आपको ना मिलता हो, इन हालात में क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से प्रॉपरली आपको
पासपोर्ट लेने के लिए रुजू होना है, एप्लीकेशन किस तरीके से फाइल करना है, अगर कोई ऑब्जेक्शंस हो तो फिर उसको किस तरीके से हल किया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम अनकरीब ज़रूर प्रोग्राम करेंगे। हो सकता है नवंबर के महीने में ही इस प्रोग्राम को हम करें। पासपोर्ट एक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल हो तो तमाम व्यूवर्स उसको तैयार रखिएगा। अब नईम साहब का जो सवाल है, मैं सिंह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए पुलिस आती है और बाज़ औक़ात वो वहाँ पर शख्स नहीं है, इस किस्म से रिपोर्ट दे करके चले जाती है। क्या कहेंगे इस सवाल पर सिंह साहब? जी, ये जो है वेरिफिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट ही है हमारे पास, कि जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे वो बंदा है कि नहीं, ये इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। अगर वो वहाँ हैं और गलत रिपोर्ट भेजे तो उनके सीनियर ऑफिसर्स है, जैसे उन्होंने कहा एसपी को कह सकते हैं, या फिर अभी क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी है, पासपोर्ट अथॉरिटी को भी ये कंप्लेंट अभी दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया है। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही कि आपको कोई शिकायत है तो हमें डायरेक्ट दीजिए। जैसे कि हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ नॉर्थ ईस्ट में कि कोई पासपोर्ट ऑफिसर ने पासपोर्ट नहीं दिया, अब जाके पूछ लो, उन्होंने सही में कंप्लेंट कर दिया प्रधानमंत्री को, तो वो सस्पेंड हो गए, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है उनके ऊपर जी। तो आप अभी, क्योंकि पहले के सरकार प्रोसीजर नहीं है, अभी ई गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक जो इतना डेवलप हो गया है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट दे सकते हैं कि आप होते हुए अगर उन्होंने जानबूझ के आपका गलत रिपोर्ट डाला तो आप उनके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी जी। पासपोर्ट लेना आपका अधिकार है जी, एज ए सिटीजन ये आपका राइट है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट को और आपके जो लिबर्टी को अफेक्ट करता है, पासपोर्ट तो आपका हक है। बेशक ये एक हम रिवाज सा बन चुका है, जो कांस्टेबल आते हैं वेरिफिकेशन को 200 से लेकर 2000 तक या बाज़ों का ज्यादा भी पैसे लेकर चले जाते हैं। ये तो इलीगली होगा, सब जानते भी हैं जी। अगर ऐसे हालात है, इसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर दिया जाए? कंप्लेंट हो सकता है, कंप्लेंट करना नहीं करना वो जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर है जी। करे तो क्या होगा, नहीं करे तो क्या होगा, ये सोचने का रहता। अभी तो ज्यादातर प्राइवेटाइज हो रहा है जी, एक दिन ये भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। अभी जैसे पासपोर्ट केंद्र जो है प्राइवेट हो गया जी, टाटा कंसल्टेंसी के पास। आगे मैं सुन रहा हूँ कि ये आगे चल के ये भी प्राइवेटाइज हो जाएगा ठीक। तो समय बदल रहा है जी, समय के साथ वो बदले तो अच्छा है, नहीं तो फिर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो लोग पैसे पूछते हैं, कुछ कांस्टेबल्स आते हैं, अक्सर ये सुनने में आता है वो पैसे डिमांड करते हैं या फिर बहुत ही अलग गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि आप वहाँ मौजूद ही ना हो या फिर आपके क्रिमिनल हो या फलाना हो। आप अपने वेरिफिकेशन का जब आपको प्रूफ मिल जाता है, उसके बाद आप जरूर उस शख्स के खिलाफ एक ई गवर्नेंस के तहत या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल आप जरूर करें और उसके खिलाफ आप जरूर ये करें कि मुझे वेरिफिकेशन के दौरान इन्होंने इतने पैसे चार्ज किए थे। आप अगर ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस किस्म के कंप्लेंट्स करें तो बेहतर होगा, ताकि फिर सुपीरियर ऑफिसर्स भी इसके ऊपर एक्शन लें और पासपोर्ट अथॉरिटी भी इसके लिए कुछ इकदाम उठाएं। जरूर करना चाहिए। आपको जरूर डर होगा कि वेरिफिकेशन में गलत लिख दिया जाएगा, तो एक काम कीजिए, वेरिफिकेशन के बाद आप कंप्लेंट कर दें तो बेहतर होगा। शब्बीर साहब ने हमें कॉल किया था, नाम से ये साहब मुस्लिम लॉ को फॉलो करते होंगे। इनके दामाद ने दूसरी शादी कर ली है। जब कंप्लेंट करने गए तो ये कहते हैं कि एक बीवी जो है उनको मैं मेंटेनेंस 3000 रुपए मंथली दे दूंगा। मुस्लिम लॉ के तहत तो दूसरी शादी की इजाजत है, अगर नॉन मुस्लिम होते तो फिर वहां पर कुछ मामला अलग होता है। इस सवाल पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, क्योंकि पर्सनल लॉ अलग है तो ये बात अलग होगी, लेकिन जहाँ तक मेंटेनेंस का है, जैसे कि हम आज सीआरपीसी का बात कर रहे हैं, तो सीआरपीसी में 125 सेक्शन सीआरपीसी का जो है मेंटेनेंस का है, ये सभी को अप्लाई होता है। अगर ये चाहे तो इनको, क्योंकि अगर बच्चे भी है इनके बहन को, तो माइनर बच्चे है, बहन है, वो जो है वहाँ के मजिस्ट्रेट का ये कंप्लेन पिटीशन डाल सकते हैं कि मेंटेनेंस ग्रांट होगी। अगर वो मेंटेनेंस नहीं देंगे तो फिर उनको जेल की सजा भी हो सकती है। आप 125 सीआरपीसी में डालिए, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आपको सपोर्ट करता है। उसमें आप जितना भी मेंटेनेंस चाहिए मेंटेनेंस ले सकते हैं, रेजिडेंशियल ऑर्डर्स ले सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स ले सकते हैं। रेजिडेंस चाहिए आपकी बहन को उनके ससुराल में, तो रेजिडेंस ऑर्डर्स ले सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आप ले सकते हैं जी। आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, आपको डीवीसी में भी ले सकते हैं, आप सीआरपीसी, 2 प्रोविजंस आपके पास है, आपका फाइल कर सकते हैं, आपको इसमें मिलेगा राइट जी।
अगर मान लीजिए ये हिंदू लॉ अप्लीकेबल है तो क्या दूसरी शादी वहाँ पर सजा उसकी क्या होगी दूसरी शादी? हिंदू लॉ अप्लीकेबल है तो आईपीसी 494 में बेगामी ऑफेंस है, उसमें जो है सजा होती है, क्योंकि इसमें पर्सनल लॉ अलग है तो वो गुंजाइश नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस मिलेगा जी। पर्सनल लॉज अलग है, उसको आपको इजाजत दी गई है आर्टिकल 225 और 25 के तहत कि आपको पर्सनल लॉज फॉलो किए जा सकते हैं। बावजूद उसके अगर मुस्लिम शख्स है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो तब भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि पहली बीवी के उसका कंसेंट लेटर उसको ना मिले, तब तक वो दूसरी शादी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो नहीं कर सकता। अगर करता है तो मुमकिन हो कि गवर्नमेंट सरकारी उसकी नौकरी भी चली जाए अगर उसकी बीवी ये कंप्लेंट करती हो। एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ, मस्जिद गुफ्तगू जारी रहेगी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आपका नाम बताइए। सर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। ठीक है, फरमाइए सवाल। टेलीविजन की आवाज को बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। सर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। जी जी, सवाल बताइएगा जल्दी से। हाँ सर जी, सवाल ये है कि अगर किसी जगह चोरी होती है जी तो पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं तो वहाँ पे बातें कम गालियां ज्यादा देते हैं वो। जी जी जी, और मारपीट भी करते हैं जी, जबकि ये साबित नहीं हुआ होता है कि इस बंदे ने चोरी की है या नहीं की है। बेशक। वो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर लोगों के लिए कानून है तो पुलिस के लिए क्या कानून है? ठीक है, इसके अलावा और कोई सवाल? नहीं सर, बस ये। आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बता सकते हैं? सर मैं श्रीनगर निशात कश्मीर से। कश्मीर से बोल, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल किया। सेकंड मैरिज की बात अभी शब्बीर साहब ने कही थी, हमने उस पर गुफ्तगू की। तो चाहे वो कोई भी मजहब का आदमी हो, अगर वो सरकारी नौकर है तो बिल्कुल उसको गुंजाइश नहीं है कि वो दूसरी शादी करे। अगर करता है तो फिर उसको सजा भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि कंप्लेनेंट जो है वो वाइफ होनी चाहिए। सब जैसे साहब ने हमें कश्मीर से कॉल किया था, ये अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। चोरी का इल्जाम किसी पर लगाया गया, अगर पुलिस लेके जाती है, चोरी उसने की है या नहीं की है वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन गाली गलौज, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था, गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी जाती है। ठीक है, वहां पर होता है, पुलिस को कुछ वहां पर पावर्स दिए गए हैं, मारने पीटने के तो नहीं है, लेकिन वो सख्ती से आपके साथ ट्रीट करते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सिंह साहब क्या करना चाहिए? जैसा आपने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने इस चीजों को बता देना चाहिए। जी, अगर अक्यूज बना के उन्हें प्रोड्यूस करे तो वो जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है तब बोल सकते हैं। अगर अक्यूज नहीं है, सिर्फ सस्पेक्ट है, जैसे कि कह रहे हैं कि शक है तो सस्पेक्ट है, अक्यूज नहीं बनते, पूछताछ करके छोड़ देते। अगर ये चाहे तो उनके सुपीरियर्स को या फिर जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ उनको दे सकते हैं, फॉर्मल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। उनके लिए कानून सेपरेट होने की जरूरत नहीं है, आईपीसी उनको अप्लीकेबल है पुलिस को। अगर हाँ, जैसे कि मारपीट हुआ तो 323 हुआ, सीरियस हो गया तो 324 हुआ, 506 हुआ, महिलाओं के साथ गाली गलौज हुई तो 509 हुआ। सेम आईपीसी सेक्शन ही उन्हें पे आता है, क्योंकि कोई भी जो काम ड्यूटी में जो उनको यूनिफॉर्म में इनको उन्हें ये पावर्स नहीं है कि किसी के साथ वो मिसबिहेव करे जी, वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ ए ड्यूटी, मीन्स उनके नौकरी का हिस्सा नहीं है। किसी के साथ बदसलूकी करना, शहरियों के साथ मारपीट करना, ये उनके ड्यूटी में रह के करने का काम नहीं है। अगर वो करते हैं तो वो ड्यूटी नहीं होता, इसीलिए जो है आईपीसी अट्रैक्ट होता है। जी, अब होता यह है कि हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद फिर उनके हत्थे ना चढ़ जाएं, इसलिए उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते। जी, जनरली वही होता है। जी, जनरली यही होता है। अगर आप में हिम्मत है तो आप जरूर इनके खिलाफ भी मुकदमा कीजिएगा, लेकिन डट के लड़ना है। अब हम ये करते हैं कि हमारे मसरूफियात में मसरूफ हो जाते हैं और फिर इन चीजों को भूल जाते हैं। जिस वक्त ये मामला हमारे साथ होता है उस वक्त हमको बहुत दिली तकलीफ तो होती है, लेकिन ये चीज फिर किसी और के साथ ना हो, इसकी हम चीज को जो है रोकने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए अगर रोकना है तो फिर आपको सुपीरियर ऑफिसर्स तक जाना है और फिर कंटिन्यूसली इसमें आप रहना है। कुछ मुट्ठी भर लोग भी अगर ये काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारा इसका इम्पैक्ट जो है डिपार्टमेंट पे पड़ेगा। और हमारी जो लॉ डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे पुलिस के रिफॉर्म की बात की जाती है, इसमें भी ये चीज आती है। पुलिस की जब ट्रेनिंग होती है तो हम सुनते थे कि किस तरीके से डंडा जमीन पे मारना चाहिए, कितनी जोर से आवाज मॉब के सामने निकालना चाहिए, तमाम चीजें भी हमारे पास सिखाई जाती है पुलिस ट्रेनिंग के दौरान।
उसको रिफॉर्म किस तरीके से किया जाए, ये भी चीजें आ रही है। आप अपने सजेशंस डिपार्टमेंट्स को लिख सकते हैं, इन चीजों को कर सकते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी है। अदालतें अपनी जगह है, वकला बिरादरी अपनी जगह है, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेदारी भी होती है कि इन चीजों को पेश किया जाए। कोई कॉलर हो तो शामिल कर लें। गालिबन ये कॉल भी ड्रॉप हो गया है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें बेशक हमारे सवालात हमारे पास है, लेकिन मुझे वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मजीद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते भी मैं हरजीत सिंह साहब को तकलीफ दूंगा और इस उन्वान पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर हम गुफ्तगू करेंगे। बेल्स भी ले सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल कब ली जा सकती है, क्या उसके शराइत हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ क्वाश पिटिशंस, और बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि बगैर किसी कसूर के हमें गिरफ्तार कर लिया जाए तो 2-3 साल लग जाते हैं हमको प्रूफ करने के लिए। उससे पहले कोई प्रोविजन है कि इस चीज से डिस्चार्ज मिल सकता है? इन तमाम चीजों पर हम गुफ्तगू करने की नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे। सिंह साहब को अगर टाइम मिलता है तो हम जरूर एक बार आप तमाम की तरफ से उनसे दरख्वास्त कर लेंगे कि प्रोग्राम में जरूर शरीक हो। अब मुझ पर वाजिब है साहब का मैं शुक्रिया अदा करूं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अगले हफ्ते भी हम आपको तकलीफ देंगे, अगर वक्त रहा तो जरूर शामिल हमारे साथ होइएगा। जरूर दोस्तों, इस उम्मीद के साथ अगले हफ्ते एक नए उन्वान पर एक नए गेस्ट के साथ मैं एतमाद लीगल पॉइंट्स टाइप की पूरी टीम के साथ आप तमाम के सामने फिर गुफ्तगू करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।